हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रस्ट फिटनेस। हम लोग की ऑडियो बुक सीरीज़ जिसमें हम लोग आजकल ओबेसिटी कोड पढ़ रहे हैं, उसका एक और एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम लोग मोटे क्यों होते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी बातें कैलोरीज के ऊपर करी, उसके अलग अलग फंडेज के ऊपर करी। आज हम लोग बात करेंगे द न्यू मॉडल ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी का एक्चुअली कारण क्या है, हम लोग अभी तक कारण पे नहीं पहुँचे हैं। अ न्यू होप कैलोरी रिडक्शन थियोरी ऑफ ओबेसिटी वॉज एज यूजफुल एज अ हाफ बिल्ट ब्रिज। कैलोरिक रिडक्शन थियोरी जो थी ओबेसिटी की, वो उतनी ही यूज़फुल थी जितना एक आधा ब्रिज बना यूज़फुल होता है। मतलब वो आधी चीज़ें कवर कर रहा था, बस सब कुछ नहीं पता लग रहा था उससे। स्टडीज़ ने कई बार ये प्रूव किया कि इट डिड नॉट, कैलोरिक रिडक्शन थियोरी से या कैलोरी कम करने से परमानेंट वेट लॉस नहीं होता है। ना ही ईट लेस मूव मोर वाली स्ट्रैटेजी इफेक्टिव थी, ये भी हमें पता लगा कि वो स्ट्रैटेजी इफेक्टिव नहीं थी। और साथ ही साथ पेशेंट्स वर नॉट फॉलोइंग इट, ये भी नहीं था कि पेशेंट्स उसे फॉलो नहीं कर रहे थे, लोग उसे फॉलो कर रहे थे बट फिर भी हेल्पफुल नहीं थी। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कुड नॉट अबैंडन द कैलोरिक मॉडल, सो व्हाट वाज लेफ्ट टू डू। जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थे, वो लोग जो लोगों की हेल्थ सुधारने के काम करते हैं, ट्रेनर्स, कोचेस, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस, ये सब लोग भी कैलोरिक रिडक्शन थ्योरी को त्याग नहीं पा रहे थे। अब क्या जाए, सोल्यूशन तो मिल नहीं रहा था, तो हम क्या कर सकते थे? ब्लेम द पेशेंट, ऑब्वियसली। वो लोग ये बोलते तुम लोगों ने डाइट पक्का फॉलो नहीं करी होगी इसलिए रिजल्ट नहीं आया, वरना मेरी डाइट में तो कोई कमी नहीं है, मैं सर्वा हूँ, मेरे को सब आता है। गलत। डॉक्टर्स एंड डाइटिशियंस बेरेटेड, रिडिकल्ड, बिलिटल्ड एंड रेपिमेंडेड। उन लोगों ने लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा, बेसिकली जब लोग पतले नहीं होते थे ना, उनको रिजल्ट नहीं आता तो लोगों को ब्लेम करते थे, ईजी, क्योंकि वो ईजी काम है। रादर देन लुकिंग इनटू योरसेल्फ कि एक्चुअल में हो सकता है डाइट में कुछ और बदलाव किए जा सकते हो, पर नहीं, लोगों को ब्लेम कर दो, तुमने शायद किया ही नहीं है। दे वर ड्रॉन इररेजिस्टिबली टू द कैलोरिक रिडक्शन बिकॉज इट ट्रांसफॉर्म्ड ओबेसिटी फ्रॉम देयर फेलियर टू अंडरस्टैंड इट इनटू अवर लैक ऑफ विल पावर एंड और लेजीनेस। बेसिकली उन लोगों ने कैलोरिक रिडक्शन थ्योरी पे इतना बिलीफ बना रखा था अपना, साथ ही साथ उससे निकल भी नहीं पा रहे थे, बिकॉज कई बार तो हो सकता है कि उनका खुद का फेलियर हो, कि मेरे को असली कारण तो पता ही नहीं लग रहा है, तो लोगों पे ब्लेम कर दो, ये काम आसान है। दूसरा, वो लोग कभी भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि खुद की भी तो विल पावर में कमी हो सकती है। हो सकता है खुद में जो मैं ओबेसिटी का असली कारण ढूंढ ही नहीं रहा हूँ, वो भी तो एक कारण हो सकता है इसका, कि मैं कोई एक नई थियोरी कुछ ढूंढ लूँ या कुछ नया ढूंढूँ जिससे लोगों को शायद और हेल्प मिले। पर नहीं, हमारी नॉलेज इतनी ही, हम इतनी ही रखेंगे, हम कुछ नया नहीं सीखेंगे। बट द ट्रुथ कैन नॉट बी सप्रेस्ड इंडेफिनेटली, जो सच्चाई है वो छुपाई नहीं जा सकती। कैलोरी रिडक्शन मॉडल वॉज जस्ट रॉन्ग, कैलोरिक रिडक्शन मॉडल बिल्कुल ही गलत था, उसने काम नहीं किया। एक्सेस कैलोरीज, ज़्यादा खा के मोटे नहीं हुए हैं लोग, ये हम लोगों को आजकल पता लग रहा है, लोग ज़्यादा खा के मोटे नहीं हुए हैं। साथ ही साथ कैलोरी कम करने से कोई पतला नहीं हुआ है, एक्सरसाइज बढ़ाने से कोई पतला नहीं हुआ है, एक्सरसाइज कम करने से कोई मोटा नहीं हो रहा है। ये सारे द फॉल्स गॉड्स ऑफ द कैलोरिक religion had been exposed as charlatans. The false gods of caloric religion, कैलोरी को फॉलो करने वाले जो बेकार से, या बेकार भी नहीं बोलूँगा, ये जो गलत लोग हैं जिनको हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, उनके बारे में लोगों को पता लगने लग गया था कि ये लोग गलत गाइडलाइन दे रहे हैं। साथ ही फ्रॉम दोज एशेज वी कैन नाउ बिगिन टू बिल्ड अ न्यूअर एंड मोर रॉबस्ट थ्योरी ऑफ ओबेसिटी। अब हमें जब पता लग ही गया है कि ये थ्योरी ही गलत थी, तो अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि अब सही थ्योरी को ढूंढें। एंड विद ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेट गेन वी हैव अ न्यू होप। अब क्योंकि हम लोग को और भी चीज़ें समझ में आई कि वजन किस किस कारण से बढ़ सकता है, तो एक नई उम्मीद की किरण जागी है कि वी कैन डेवलप मोर रेशनल एंड सक्सेसफुल ट्रीटमेंट्स। अब क्योंकि हमें कारणों के बारे में पता लग रहा है, तो हो सकता है कि अब हम लोग सही इलाज भी ढूंढ पाएंगे मोटापे का। वेट गेन किस किस कारण से होता है? कंटेनिंग थियोरीज अबाउंड, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। पहला, कैलोरीज, शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, वीट, सारे टाइप के कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फैट, रेड मीट, हर टाइप का मीट, डेयरी प्रोडक्ट, स्नैकिंग, फूड रिवॉर्ड, फूड एडिक्शन, स्लीप डिप्रिवेशन, कम सोना, स्ट्रेस, टेंशन, लो फाइबर इनटेक, फाइबर कम लेना, जेनेटिक्स, गरीबी, अमीरी, गट माइक्रोब, चाइल्डहुड ओबेसिटी, बचपन से कोई मोटा है, ये सारे कारण होते हैं मोटापे के, कोई एक कारण नहीं होता सिर्फ कैलोरी। The various theories fight among themselves as if they are all mutually exclusive and there is only one true cause of obesity. प्रॉब्लम ये है कि ये जितने भी लोग अलग अलग अपना फंडा देते हैं,
इनके साथ दिक्कत ये है कि ये लोग सिर्फ एक ही कारण को नज़र रखते हैं। कुछ लोग सिर्फ कैलोरी को फॉलो कर लेंगे, कुछ लोग सिर्फ इस चीज़ को फॉलो करेंगे कि बस चीनी छोड़ दो बाकी सब ठीक कर दो, कुछ लोग हर टाइप के कार्बोहाइड्रेट को छोड़ने को बोलते हैं, कुछ लोग बोलेंगे फैट गायब कर दो। तो एक कारण, जब कारण एक नहीं है तो हम लोग सिर्फ एक चीज़ को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? जो इंसान जिस कारण से मोटा हुआ हो उसके डाइट में से या उसके लाइफस्टाइल में से वो चीज़ गायब करो ना जिससे वो मोटा हुआ है। हर किसी को सेम डाइट नहीं चिपकाई जाती। अब एक ही चीज़, एग्जाम्पल, रीसेंट ट्रायल्स दैट कंपेयर, आजकल जो ट्रायल हो रहे हैं वो लो कैलोरी और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट को कंपेयर करते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि इफ़ वन इज़ करेक्ट, अगर एक डाइट सही है, और ये भी मानते हैं कि अगर एक डाइट सही है तो दूसरी गलत है। मोस्ट ओबेसिटी रिसर्च इज कंडक्टेड इन दिस मैनर। ओबेसिटी या मोटापे के ऊपर जितने भी रिसर्चेस हुई हैं वो इसी तरीके से कंडक्ट की जाती हैं। इसका क्या मतलब है? अगर किसी दो डाइट कंपेयर करी, एक थी लो कैलोरी कम खाने वाली, एक थी लो कार्बोहाइड्रेट गायब था उसमें, उन्होंने बोला या तो ये सही है या फिर ये सही है, अगर ये सही है तो दूसरी गलत है, जबकि ऐसा नहीं होता। और हमारी ओबेसिटी के ऊपर जितने भी रिसर्चेस होती हैं वो सारी लगभग इसी तरीके से की जाती हैं। ये अप्रोच ही गलत है, क्योंकि ये सारी कंटेन में थोड़ी सच्चाई है। ये जितने भी एलिमेंट मैंने अभी बोले, इन सब एलिमेंट्स में थोड़ी सच्चाई थी। हर कोई कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है लोगों के मोटा होने के पीछे। लेट्स लुक एट द एन एनालॉजी। एक चीज़ देखते हैं, चलो, हार्ट अटैक किस लिए होता है? कई सारे फैक्टर्स होते हैं हार्ट अटैक के, जैसे फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में पहले भी हार्ट अटैक आया था पापा को, तो हो सकता है मेरे को भी आए। चलो, दूसरा, सेक्स, जेंडर क्या है इंसान का। थर्ड, डायबिटीज़ तो नहीं थी, हाइपरटेंशन तो नहीं थी, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, मतलब हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, हाँ, इसका मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल तो ज़्यादा नहीं है इंसान का, स्मोकिंग तो नहीं करता, स्ट्रेस तो नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी की कमी तो नहीं है। इन सारे कारणों में से कोई एक या दो या तीन कारण होंगे जिसकी वजह से हार्ट अटैक आया होगा, पर हम किसी एक ही कारण को तो नहीं ब्लेम कर सकते ना पूरी तरह कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल हाई था इसलिए हार्ट अटैक आ गया। बहुत दुनिया है जिसमें इनफैक्ट मैक्सिमम लोग हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं है। जितने भी लोगों को आज तक हार्ट अटैक आया है उनमें से मैक्सिमम लोगों को का कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल ही नॉर्मल था। दीज फैक्टर्स सम मॉडिफाइएबल एंड सम आर नॉट, ऑल इनमें से कई सारे फैक्टर्स हैं जिनमें से कुछ फैक्टर्स मॉडिफाई किए जा सकते हैं, कुछ फैक्टर्स बिल्कुल नहीं मॉडिफाई किए जा सकते। सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, सारे फैक्टर्स थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हैं इंसान के हार्ट अटैक के पीछे। स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि डायबिटीज़ है रिस्क फैक्टर नहीं है। एक अगर कारण है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा उसका कारण नहीं हो सकता, ठीक है। नॉट ऑल आर करेक्ट सिंस दे आर ऑल कॉन्ट्रीब्यूट। सारे फैक्टर पूरी तरह सही नहीं है क्योंकि सारे थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, और सारे ही ब्लेम से फ्री नहीं हो सकते क्योंकि सारे कॉन्ट्रीब्यूट तो कर ही रहे हैं थोड़ा बहुत। नॉनदलेस ऑल आर ऑल्सो इनकरेक्ट। सारे फैक्टर पूरी तरह सही नहीं है, सारे फैक्टर पूरी तरह गलत भी नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट द ओनली, क्योंकि वो अकेले वो कोई एक फैक्टर कारण नहीं होता हार्ट अटैक का। एग्जाम्पल, हार्ट अटैक के ट्रायल में कभी भी ये कंपेयर नहीं किया जा सकता, वुड नॉट कंपेयर स्मोकिंग सेसेशन टू ब्लड प्रेशर रिडक्शन सिंस बोथ आर इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। ये नहीं बोला जाएगा कि इंसान ने सिर्फ स्मोकिंग रोक दी तो उसको हार्ट अटैक बंद हो जाएगा, उसका जो हाई बीपी है उसको भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा। ये नहीं बोल सकते कि हाई बीपी कंट्रोल कर लो स्मोकिंग करने दो, दोनों चीज़ें ठीक करनी है ना इंसान की। तो जब एक फैक्टर नहीं है तो सोल्यूशन भी एक होना ज़रूरी नहीं है। द अदर मेजर प्रॉब्लम विद ओबेसिटी रिसर्च के साथ एक और प्रॉब्लम है, इट फेल्स इनटू अकाउंट दैट ओबेसिटी इज अ टाइम डिपेंडेंट डिजीज। ओबेसिटी समय के साथ बढ़ता है। 10-20 साल किसी ने बहुत गलत खाया होगा तो इंसान मोटा हुआ होगा उस लेवल पर, और ये बहुत लंबे टाइम में लगभग 10 या 20 साल में उभर के आती है मोटापा। टिपिकल पेशेंट, एक आम आदमी भी अगर ओवरवेट है बचपन से ही अगर मोटा है तो वो धीरे धीरे लगभग साल का 1 या 2 केजी गेन करते हुए लगभग 20 साल या 40 साल का होने तक उसका 20 केजी फालतू वजन आएगा। इतना समय लगता है इंसान का मोटापा ढंग से उभर के दिखने में, और तब जाके वो शायद 40 साल लग जाएंगे उसे 35 केजी वजन बढ़ाने में। इतने में तो ओबेसिटी डेवलप हो ही इतने में साल लगते हैं एक्चुअली में ओबेसिटी डेवलप होने में, पर जितनी भी रिसर्चेज होती हैं वो कितने साल की होती हैं? 3, 4, 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में ओबेसिटी की रिसर्च कंप्लीट करके वो लोग सोल्यूशन भी दे देते हैं। वाह। एक और चीज़ देखते हैं, मान लो हम एक स्टडी देखते हैं कि पाइप या हमारी जो लोहे की पाइप होती है उस पर जंग कैसे लगता है। हमें पता है जंग एक स्लो प्रोसेस है, कई साल में जाके लगता है,
और साथ ही साथ कई साल तक लगातार उसके पास हवा भी होनी चाहिए, मॉइस्चर भी होना चाहिए, मतलब नमी भी होनी चाहिए, तब जाके पाइप पे जंग लगेगा। कोई एक भी चीज़ गायब हुई, लंबा टाइम या नमी या हवा, तीनों में से कोई भी एक चीज़ कम हुई तो उसमें जंग नहीं लगेगा। देयर वुड बी नो पॉइंट इन लुकिंग एट द स्टडीज ऑफ ओनली 1 और 2 days ड्यूरेशन। इसी वजह से लोहे पे जंग लगने की चीज़ को सिर्फ 2 दिन की स्टडी से कंपेयर नहीं कर सकते, ना 2 दिन में उसको समझा जा सकता है। लंबा समय है तो लंबा टाइम देना पड़ेगा। और हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि पाइप से रस्टिंग होती है, सिर्फ पाइप से होती ही नहीं है, हमें पता है किस किस चीज़ से होती है। सिंस वी डिड नॉट ऑब्जर्व एनी रस्ट ड्यूरिंग दिस 48 घंटे, मतलब 2 दिन में अगर उसके ऊपर पानी छोड़ दें और उसमें जंग ना लगे तो ये नहीं कह सकते कि पानी से जंग नहीं लगता है। पर समय तो दो, कुछ साल रुको तो सही उसी पाइप के पास। बट दिस मिस्टेक इज डन इन ह्यूमन ओबेसिटी स्टडीज। इंसान के मोटापे से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज थी उनमें ये गलतियां हर बार साइंटिस्ट करते आए हैं और बार बार करते रहे हैं। ओबेसिटी एक दिन में डेवलप नहीं होती, कई साल में डेवलप होती है, पर उसका सोल्यूशन के ऊपर फटाफट 2 या 3 साल की स्टडी लेके बता देते हैं। येट हंड्रेड्स ऑफ पब्लिश्ड स्टडीज कंसिडर ओनली व्हाट हैपेंस इन लेस देन अ ईयर। एक साल के अंदर अंदर की स्टडी बता के रिसर्च देख के बताए थे कि ये इंसान इस वजह से मोटा हुआ है, इसकी ये चीज़ कम कर दो। गलत। हज़ारों 100 से ज़्यादा स्टडी हैं जो 1 साल की हैं, हज़ारों स्टडीज़ हैं जो सिर्फ 1 हफ्ते की हैं। स्टिल फिर भी वो सारी स्टडीज़ ये बोलते हैं कि हमारी रिसर्च बोलेगी कि बताएगी मोटापा कैसे बढ़ता है। 1 हफ्ते की स्टडी बता देगी मोटापा कैसे बढ़ता है? क्या बकवास है। देयर इज़ नो क्लियर फोकस्ड यूनिफाइड थियोरी ऑफ ओबेसिटी। आज तक मोटापे के ऊपर कोई क्लियर थियोरी नहीं है, ना ही कोई ऐसी थियोरी है जो कि हर चीज़ को कवर कर ले। देयर इज़ नो फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग वेट गेन एंड वेट लॉस। कोई पर्टिकुलर सेट पैटर्न नहीं है आज तक वेट गेन और वेट लॉस को सीखने का या समझने का। दिस लैक इम्पीड्स प्रोग्रेस इन रिसर्च एंड सो वी कम टू अवर चैलेंज टू बिल्ड द हार्मोनल ओबेसिटी थ्योरी। आज तक कोई ऐसी रिसर्च प्रोग्रेस ही नहीं हुई है जो बताए कि हमारा मोटापा एक्चुअली में किस रीज़न से आ रहा है, जो हर इंसान के मोटापे को एक्सप्लेन कर पाए। इसलिए हम लोग आज एक काम करते हैं, हम लोग हार्मोनल मॉडल ऑफ ओबेसिटी को बताते हैं। ओबेसिटी इज अ हार्मोनल डिसरेगुलेशन ऑफ फैट मास। ओबेसिटी क्या है? हार्मोनल डिसरेगुलेशन ऑफ फैट मास। इंसान की बॉडी में फैट होता है, फैट का डिसरेगुलेशन, हमारी चर्बी किधर जा रही है, किधर जाके स्टोर होनी चाहिए, ये अगर सही जगह पे जा रही है तो ठीक है, अगर ये सही जगह पे नहीं जा रही है तो इसे हम लोग कहते हैं हार्मोनल डिसरेगुलेशन ऑफ फैट मास। फैट का सही तरीके से रेगुलेट नहीं कर पा रही हमारे हार्मोन्स। बॉडी मेंटेन्स बॉडी सेट वेट। मैंने बताया था पिछले सेशन में कि घर के टेम्परेचर के थर्मोस्टैट की तरह हमारी बॉडी हमारे वेट को भी मैनेज करती है एक जगह। जब भी बॉडी का सेट वेट बहुत ऊपर होता है तो ओबेसिटी होगी। अगर हमारा करंट वेट बॉडी के सेट वेट से नीचे है तो हमारी बॉडी खुद हमें भूख लगाना चालू करेगी ताकि हमारा वेट वापस उस लेवल पे पहुंच जाए, और मेटाबॉलिज्म कम करेगी अपना, विल ट्राई टू गेन वेट टू रीच द बॉडी, और इस तरीके से वो धीरे धीरे कोशिश करेगी कि वो अपना वज़न बढ़ा ले। अगर मेरा सेट वेट 90 है और मेरा आज का वज़न 70 है तो मेरी बॉडी 90 kg पे पहुंचने की कोशिश करेगी जल्दी से। दिस एक्सेसिव, और मेरे को भूख लगाएगी ज़्यादा खाने, और धीरे मेरा मेटाबॉलिज्म जो स्लो हुआ है इसकी वजह से हमारा फिर वेट बढ़ेगा और फिर मेरा वेट 90 पे आएगा। मेरी बॉडी इस तरीके से काम करती है। अब पॉइंट ये आता है कि मेरा बॉडी सेट वेट इतना हाई 90 पे सेट हुआ कैसे, क्यों हुआ? दिस इज इन एसेंस द सेम क्वेश्चन इज व्हाट कॉज। आइडियली हम लोग क्वेश्चन वही पूछ रहे हैं, मैं मोटा हूँ क्यों, मेरी बॉडी का सेट वेट इतना हाई क्यों है। टू फाइंड द आंसर वी नीड टू नो हाउ द बॉडी सेट वेट इज रेगुलेटेड। अब ये कैसे होता है हमारा सेट, इसका पता लगाने के लिए हम लोग पहले ये पता लगाते हैं कि मेरा सेट वेट रेगुलेट होता कैसे है। हाउ द बॉडी सेट वेट इज रेगुलेटेड, हाउ डू वी रेज और लोअर अवर फैट थर्मोस्टेट। बेसिकली मैं अपना थर्मोस्टेट या सेट वेट को कम पे कैसे सेट करूं, 70-80 पे या 70 पे कैसे सेट करूं अगर मेरा बॉडी का करेंटली 90 पे सेट है। हार्मोनल थियोरी ऑफ ओबेसिटी क्या कहती है? ओबेसिटी एक्सेस कैलोरीज से नहीं होती, बल्कि इट इज इंस्टेड बाई अ बॉडी सेट वेट दैट इज टू हाई बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस इन द बॉडी। हम लोग मोटे होते हैं बिकॉज मेरी बॉडी का सेट वेट हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि मेरी बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है, मेरी बॉडी के हार्मोन्स ठीक से काम नहीं कर रहे। इसलिए हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं बॉडी के अलग अलग सिस्टम को, जैसे, और
कई सारे प्रोसेसेस हो। कौन से प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं हमारे हार्मोन्स? जैसे हमारी भूख मतलब एपेटाइट, फैट स्टोरेज, फैट कहाँ जाएगा, ब्लड शुगर कितना रहेगा या ब्लड ग्लूकोज जिसको हम लोग बोलते हैं वो कितना रहेगा, ये सारी चीज़ें हमारे हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। पॉइंट ये आता है कि कौन से हार्मोन्स हैं जो हमारे मोटापे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला लेप्टिन। लेप्टिन हमारे फैट मेटाबॉलिज्म का एक मेन रेगुलेटर है, ठीक है। इट डिड नॉट टर्न आउट टू बी द मेन हार्मोन इन्वॉल्व इन सेटिंग, पर ये मेन हार्मोन नहीं है जो हमारे बॉडी सेट वेट को सेट करता है। ग्रेलिन एक और हार्मोन है जो हमारी भूख को कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ कई सारे हार्मोन्स हैं जैसे पेप्टाइड वाई वाई, कॉलकैटोकिन, वो रेगुलेट करते हैं हमारी भूख को, सेटाइटी को, या पेट भर गया है ये बताने वाले हार्मोन्स हैं वो। ये सारे थोड़ा थोड़ा रोल प्ले करते हैं टू मेक अस, जो हमें बताता है कि खाना खाना शुरू करो, भूख लग रही है, भूख मिट गई है, अब खाना मत खाओ। ये सारे हार्मोन्स हमें ये बताते हैं। ये सारे अपना अपना रोल प्ले करते हैं, बट दे डू नॉट अपीयर टू अफेक्ट द बॉडी सेट वेट। बॉडी सेट वेट इनसे इम्पैक्ट नहीं होता है। हमें कैसे पता? अ हार्मोन सस्पेक्टेड ऑफ कॉजिंग वेट गेन मस्ट पास द कैजुअलिटी टेस्ट। कोई भी हार्मोन जो हमारा वेट बढ़ाएगा उसका एक कैजुअलिटी टेस्ट होता है। कैजुअलिटी टेस्ट मतलब वो हार्मोन लोगों में इंजेक्ट किया जाता है, और अगर वो हार्मोन इंजेक्ट करने पर इंसान का वजन बढ़ने लगे तो वो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। सीधी बात है, कोई थियोरी पे नहीं किया, कोई कॉज एंड इफेक्ट पे नहीं गए। उन्होंने एक्चुअली में कई सारे हार्मोन्स जिनके बारे में लोगों को पता है, वो सारे हार्मोन उन्होंने लोगों में इंजेक्शन से डालना स्टार्ट करा। जिस हार्मोन के डालने पे इंसान मोटा होने लग गया वो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, सिंपल। दीज हंगर एंड सैटिस्फैक्टरी हार्मोन्स, ये हंगर और सैटिस्फैक्टरी हार्मोन्स लेप्टिन, ग्रेलिन, पेप्टाइड वाई वाई, कॉलकैटोकिन, ये सारे हार्मोन्स ने कैजुअलिटी टेस्ट पास नहीं किया। ये सारे हार्मोन लगाने से हमारा मोटापा नहीं बढ़ा था, पर दो हार्मोन थे जिनसे ये मोटापा बढ़ा। वो हार्मोन्स थे इंसुलिन और कॉर्टिसोल। मतलब वो हार्मोन तो मिल गए ना फाइनली हमें, जिनसे हम लोग मोटे हो रहे थे। अब पॉइंट ये आता है कि कैसे। चैप्टर 3 में हम लोगों ने देखा कि कैलोरी रिडक्शन थ्योरी में थी वो 5 गलत अजम्पशंस पे चल रही थी। एक बार फिर से याद करते हैं वो 5 गलत अजम्पशन क्या थे, इससे पहले कि आप लोग वो चीज़ भूल जाओ। पहला था कैलोरी इन कैलोरी आउट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, विच इज़ रॉन्ग। जो कि हकीकत हमें पता लग गया है कैलोरी कितनी जा रही हैं और कितनी निकलेंगी बॉडी से, ये एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। सेकंड था बेसल मेटाबॉलिक रेट इज स्टेबल। एक इंसान दिन में कितनी कैलोरीज बर्न करता है ये लगभग सेम रहती हैं। ये भी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था, डिस्कस कर लिया था कि नंबर ऑफ कैलोरीज जो एक इंसान बर्न करता है एक दिन में वो सेम नहीं रहती हैं, बदलती रहती हैं। डेली बेसिस पे 50% का अंतर आ सकता है। थर्ड अजम्पशन था वी एक्सर्ट कॉन्शियस कंट्रोल ओवर कैलोरीज इन, मतलब हम लोग जितनी कैलोरीज हमारी बॉडी में डाल रहे हैं इसके ऊपर हम लोग काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रू, पर क्या इससे फ़ायदा क्या है? हार्मोनल थियोरी एक्सप्लेन्स दैट हंगर एंड सैटिस्फैक्टरी हार्मोन्स प्ले अ की रोल इन डिटरमाइनिंग व्हाट वी ईट। हम लोग एक्चुअली में कायदे से क्या खा रहे हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं, पर हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए ये हमारी बॉडी हमेशा से बताती थी। भूख लग रही है खाना खाओ, मेरी बॉडी का काम है ये बताने का, बस हम लोग गलत खा लेते उस टाइम पर। एक और था, फोर्थ अजम्पशन था फैट स्टोर्स आर एसेंशियली अनरेगुलेटेड। उसने बोला जितने भी फैट स्टोर्स हैं उनके ऊपर खास कंट्रोल नहीं है हमारी बॉडी का, आप कैलोरी बर्न करो आपका फैट जाता चला जाएगा। गलत। हार्मोनल थियोरी एक्सप्लेन ये करती है कि फैट स्टोर्स बाकी बॉडी के बाकी सिस्टम्स की तरह अच्छे से रेगुलेट किए जाते हैं हमारे हार्मोन्स के द्वारा, और हमारे एक्टिविटी लेवल हम लोग कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं ये इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पांचवा अजम्पशन था कैलोरी इज़ अ कैलोरी। हमें ये पता लग चुका है कि सारी कैलोरीज बराबर नहीं होती। चीनी और अंडे की कैलोरीज सेम इम्पैक्ट नहीं देंगी बॉडी पे, कुछ कैलोरीज ख़राब होती है, कुछ कैलोरीज अच्छी होती हैं। अब एक चीज़ आती है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, हमारी बॉडी खाने को डाइजेस्ट कैसे करती है, हम लोग पचाते कैसे हैं। इंसुलिन के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग को एक दो चीज़ें और समझनी पड़ेंगी हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जो अलग अलग मैसेज अलग अलग सेल पे ले जाके डिलीवर करते हैं। एग्जाम्पल, थायराइड हार्मोन ये मैसेज डिलीवर करता है हमारे सेल्स को, हमारे थायराइड ग्लैंड के सेल्स को, कि अपनी एक्टिविटी बढ़ाओ। इंसुलिन ये मैसेज डिलीवर करता है बाकी अलग अलग सेल्स को कि मैं ब्लड से ग्लूकोज लेकर आ गया हूँ, इसको एक्सेप्ट करो एनर्जी के लिए। ये मैसेज डिलीवर करने के लिए हार्मोन्स को किसी ना किसी टारगेट पे जाके चिपकना पड़ेगा। नीड टू अटैच टू अ टारगेट सेल बाय बाइंडिंग टू द रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस मच लाइक अ लॉक एंड की। ताले की चाबी की तरह इंसुलिन को सेल पे जाके चिपकना पड़ेगा ताकि इंसुलिन अपना मैसेज डिलीवर कर पाए कि ग्लूकोज लाया हूँ एक्सेप्ट करो, फिर वो गेट खोलेगा, फिर हमने ग्लूकोज उसमें डाल दिया, इस तरीके से। तो
अब हमें ये समझना है कि इंसुलिन का इस तरीके से काम होता है। इंसुलिन एक्ट्स ऑन द इंसुलिन रिसेप्टर। सेल के ऊपर जो इंसुलिन रिसेप्टर होता है, इंसुलिन उस पर काम करता है। इंसुलिन रिसेप्टर मैसेज भेजता है सेल को कि अपना गेट खोलो, ग्लूकोज लेकर आया इंसुलिन। उसने गेट खोला, ग्लूकोज हम लोगों ने थ्रो कर दिया। इंसुलिन वो चाबी है जो कि ताले में जाके ठीक से फिट होती है। उसके बाद वो ताला खुलता है, ग्लूकोज अंदर जाता है, उसके बाद इंसुलिन वापस चला जाता है। द डोर ओपन्स, ग्लूकोज एंटर, दरवाज़ा खुला, ग्लूकोज अंदर गया। सारे हार्मोन्स लगभग इसी तरीके से काम करते हैं। हर हार्मोन का कोई ना कोई लॉक एंड की मैकेनिज्म है। हर हार्मोन कहीं ना कहीं जाता है, एक सेल को कुछ मैसेज डिलीवर करता है। वो मैसेज को सेल किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, वो चीज़ बात की बात है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा खाना पेट में ब्रेक डाउन होता है और फिर इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन का बन जाता है, अमीनो एसिड, फैट सेल्स का बनता है, फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का आप ठीक से स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता चला है कार्बोहाइड्रेट आर नथिंग बट दे आर चेन ऑफ शुगर। कार्बोहाइड्रेट को जब हम तोड़ेंगे तो छोटी छोटी शुगर बनेगी, दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉल शुगर। डाइटरी फाइबर, फाइबर नहीं टूटता, फाइबर नहीं टूटता क्योंकि फाइबर पूरी बॉडी के थ्रू ऐसे के ऐसे बिना डाइजेशन के बॉडी में हम डाला और बिना डाइजेशन के वो बॉडी से निकल जाता है। फाइबर इस तरीके से काम करता है। ऑल सेल्स इन द बॉडी कैन यूज शुगर और ग्लूकोज। हमारी बॉडी का हर सेल शुगर या ग्लूकोज को यूज़ कर सकता है। कुछ फूड स्पेशली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो हमारे ब्लड शुगर को एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं बाकी खाने की जगह। दिस राइज इन ब्लड शुगर स्टिमुलेट्स इंसुलिन रिलीज। जब भी हमारा ब्लड शुगर बढ़ेगा तो हमारा पेनक्रियास से इंसुलिन का रिलीज भी बढ़ जाता है। प्रोटीन रेजेज इंसुलिन लेवल्स एज वेल। प्रोटीन से भी इंसुलिन बढ़ता है हम लोगों का, बट उतना नहीं है जितना हमारे कार्बोहाइड्रेट से बढ़ता है। डाइटरी फैट दूसरी जगह तरफ क्या करते हैं, दे टेंड टू रेज बोथ ब्लड शुगर एंड इंसुलिन लेवल्स मिनिमली। फैट, घी, बटर, कोकोनट ऑयल, ये सब चीज़ें हमारा ब्लड शुगर बहुत ही कम बढ़ाती हैं और इंसुलिन भी बहुत ही कम बढ़ाती हैं, या फिर ना बिल्कुल नहीं बढ़ाती, बिल्कुल कम या लगभग ज़ीरो। इंसुलिन उसके बाद क्या होता है, इंसुलिन इज देन ब्रोकन डाउन एंड रैपिडली क्लियर्ड फ्रॉम द ब्लड विद अ हाफ लाइफ ऑफ ओनली 2 to 3 मिनट्स। इंसुलिन अपना काम करता है, ब्लड शुगर को सेल तक पहुंचाता है, उसके बाद 2 से 3 मिनट के अंदर इंसुलिन अपने वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। इंसुलिन इज द की रेगुलेटर फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। हमारी एनर्जी का जो मेटाबॉलिज्म, हमारी कैलोरीज का मेटाबॉलिज्म, कैलोरीज कहाँ जा रही हैं, कहाँ यूटिलाइज होंगी, ये सब चीज़ें इंसुलिन करता है प्राइमरीली। और साथ ही साथ एक फंडामेंटल हार्मोन है इंसुलिन जो कि फैट एक्यूमुलेशन या फैट कहाँ जाके स्टोर होएगा इसको भी कंट्रोल करता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या फैसिलिटेट करता है, इंसुलिन किस चीज़ को आसान करता है, इंसुलिन सेल्स के द्वारा ग्लूकोज का अपटेक, हमारे सेल ग्लूकोज को एक्सेप्ट कर ले, इस काम में आसानी करता है। विदाउट सफिशिएंट इंसुलिन ग्लूकोज बिल्ड्स अप इन द ब्लड स्ट्रीम। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन पूरा नहीं होगा तो हमारा ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता चला जाएगा। टाइप 1 डायबिटीज़ कब होती है, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द पैनक्रियाज। टाइप 1 डायबिटीज़ वो होते हैं जहाँ बच्चों को बचपन से डायबिटीज़ है पैदा होने के साथ ही, क्योंकि उनकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसका कोई इलाज नहीं है। और साथ ही साथ ऐसे केस में बच्चों का इंसुलिन बन ही नहीं रहा होता या फिर बहुत कम बन रहा होता है। इंसुलिन की डिस्कवरी की गई थी 1923 में, बेसिकली फॉर फ्रेडरिक बैंटिंग एंड JJR मैक्लियोड वर अवार्डेड 1923 का नोबेल प्राइज़ मिला था उन लोगों को इंसुलिन की डिस्कवरी के लिए, क्योंकि इंसुलिन एक लाइफ सेविंग ड्रग है। पर इंसुलिन की बारिश होना, बहुत ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट होना इज़ नॉट गुड। चेंज दिस फॉर मेयरली फेटल डिजीज इनटू अ क्रॉनिक वन। पहले जब तक इंसुलिन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक जिन बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ होती थी उनका इलाज नहीं होता था, वो बच्चे जल्दी मर जाते थे। इंसुलिन की डिस्कवरी के बाद से इट वॉज अ लाइफ सेविंग ड्रग। एट मील टाइम्स, खाना खाने के बाद जब भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारा ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है। इट लीड्स टू मोर ग्लूकोज बीइंग अवेलेबल देन नीडेड। अगर हमें ज़रूरत ही नहीं है तो उतने ग्लूकोज को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हमारे ब्लड में आई हुई ग्लूकोज की बाढ़ को में से ग्लूकोज को अलग अलग सेल्स में पुश कर देगा। वी स्टोर द ग्लूकोज बाई टर्निंग इट इनटू ग्लाइकोजन। चेन ऑफ ग्लूकोज इज ग्लाइकोजन। वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा और फिर हमारे अलग अलग ग्लाइकोजन रिजर्वायर्स में जाके स्टोर हो जाएगा, लिवर ग्लाइकोजन में, जहाँ पे बाई टर्निंग द इट इनटू ग्लाइकोजन इन द लिवर, अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस के थ्रू ऐसे करके स्टोर करता है। अब
ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्योंकि एक दूसरे से चिपके हुए हैं लंबी चेनों के द्वारा ग्लाइकोजन बनाने के लिए, तो इंसुलिन इज द मेन स्टिमुलस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस होता ही इंसुलिन की वजह से है। हम लोग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं और ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये आती है कि लिवर में खाली लिमिटेड स्पेस है ग्लाइकोजन के लिए। एक बार अगर लिवर भर गया तो जितने भी एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो मेनली फैट सेल्स में जाएंगे। इस प्रोसेस को बोला जाता है डी नोवो लिपोजेनेसिस, मतलब लिपोजेनेसिस मेकिंग ऑफ न्यू फैट बोल दीजिए, या फिर डी नोवो लिपोजेनेसिस का मतलब है टू मेक न्यू फैट। कई घंटे के बाद जब ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल धीरे धीरे नॉर्मल होने लगते हैं तो कम ग्लूकोज अवेलेबल होता है हमारी मसल्स के द्वारा इस्तेमाल करने के लिए हमारे दिमाग और हमारे बाकी ऑर्गन्स के पास। तो लिवर क्या करता है, अपना ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता है। लिवर ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में, एंड दैट ग्लूकोज इज यूज्ड to release it into the glandular circulation for energy. The glycogen storage process in reverse. This happens most nights, assuming you don't eat at night. ओके जब हम लोग कई लंबे टाइम तक खाना नहीं खाते हैं तो जैसे ही खाना खाने के बाद 2-3 घंटे बाद हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल से नीचे जा रहा होता है, तो हमारी बॉडी लिवर से ग्लाइकोजन को वापस निकाल के ब्लड में ग्लूकोज बनाएगी ताकि हमें काम करने की एनर्जी मिले, या फिर तब करेगी जब हम लोग 8 घंटे लगातार सो रहे हैं, लंबे टाइम तक आप कुछ नहीं खा रहे, तो हमारी बॉडी लिवर ग्लाइकोजन साफ करती है। ग्लाइकोजन इज इजीली अवेलेबल, ग्लाइकोजन हर किसी के पास इजीली अवेलेबल है, पर उसकी सप्लाई लिमिटेड है, बहुत कम लोगों के पास है। ड्यूरिंग अ शॉर्ट टर्म फास्ट मीनिंग यू डू नॉट ईट, योर बॉडी हैज़ इनफ ग्लाइकोजन अवेलेबल टू फंक्शन। जब भी हम लोग फास्ट करते हैं या हम लोग व्रत रखते हैं या हम लोग कुछ नहीं खाते हैं, तो ड्यूरिंग अ शॉर्ट टर्म फास्ट योर बॉडी हैज़ इनफ ग्लाइकोजन, तो मेरी बॉडी के पास सफिशिएंट अमाउंट में ग्लाइकोजन है ताकि वो अपने नॉर्मल फंक्शन पूरे कर पाए। ड्यूरिंग अ प्रोलॉन्ग फास्ट, लंबे टाइम तक फास्ट रखते हैं तो हमारी बॉडी नया ग्लूकोज बना सकती है अपने फैट स्टोर से, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, मेकिंग ऑफ न्यू शुगर। फैट इज बर्न्ड, फैट हमारी बॉडी जलाती है एनर्जी रिलीज करने के लिए, विच इज देन सेंट आउट टू द बॉडी। फैट हमारी बॉडी एनर्जी जलाती है, बेसिकली फैट जलाती है एनर्जी रिलीज करने के लिए, एंड इसे हम लोग बाद में फिर बॉडी में भेज देते हैं। द फैट स्टोरेज प्रोसेस इन रिवर्स, जैसे फैट आता है स्टोर होने के लिए वैसे ही उसी का जस्ट रिवर्स है। इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है। एम्पल इंटेक ऑफ फूड, अगर आप खाना सही मात्रा में लोगे, ज़्यादा लोगे खाना, तो एम्पल इंटेक ऑफ फूड लीड्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आप खाना ज़्यादा मात्रा में लोगे तो आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी, इंसुलिन के लिए उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं रहेगी। इंसुलिन दैट टर्न्स ऑन स्टोरेज ऑफ शुगर एंड फैट, इंसुलिन चीनी और फैट की स्टोरेज को इंस्टिगेट करता है। व्हेन देयर इज़ नो इनटेक ऑफ फूड, जब खाना नहीं गया होता काफ़ी टाइम से, तो इंसुलिन लेवल्स फॉल, इंसुलिन के लेवल कम हो जाते हैं हमारी बॉडी में, एंड बर्निंग ऑफ शुगर और फैट की बर्निंग शुरू हो जाती है हमारी बॉडी में। जब खाना नहीं जाएगा तो हमारा इंसुलिन लेवल कम हो जाता है, हमारा शुगर और फैट की बर्निंग शुरू हो जाती है हमारी बॉडी में। ये प्रोसेस रोज होता है नॉर्मली। दिस वेल डिज़ाइन बैलेंस सिस्टम कीप्स इटसेल्फ, और ये सिस्टम कुछ ऐसा है जो अपने आप खुद को चेक करता रहता है किसी भी एरर के लिए। अगर हम कुछ खाना खा लेते हैं तो इंसुलिन बढ़ जाता है, हम लोग एनर्जी ग्लाइकोजन और फैट की तरह स्टोर कर लेते हैं। सिंपल। वी फास्ट, जब भी हम लोग व्रत रखते हैं तो इंसुलिन लेवल फिर से कम हो जाता है और फिर हम लोग अपनी स्टोर की हुई एनर्जी यूज़ करते हैं। एज लॉन्ग एज, जब तक हमारा फीडिंग और फास्टिंग का बैलेंस अच्छा सा बना हुआ है तब तक ये सिस्टम बहुत अच्छे से बैलेंस्ड वे में चलता है। अगर मैं सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट ब्रेक कर रहा हूँ एंड फिनिश ईटिंग, और मैं रात को 7 बजे तक अपना सारा डिनर विनर सब निपटा दूँ, तो मेरे पास 12 घंटे का खाना है और 12 घंटे की फास्टिंग है। बहुत ही अच्छा बैलेंस है ये। ग्लाइकोजन हमारे पर्स के वॉलेट की तरह होता है, पैसा अंदर आता है, पैसा बाहर जाता है। अब ये वाला लिंक, ये वाला एग्जाम्पल बहुत ध्यान से सुनने का है। ग्लाइकोजन हमारे पर्स के वॉलेट की तरह, हमारे पर्स की तरह होता है, पैसा अंदर आता है और पैसा बाहर जाता है। द वॉलेट इज़ ईजिली एसेसिबल, ये पैसा बहुत जल्दी मैं एक्सेस भी कर सकता हूँ, जब चाहे इसको खर्च कर सकता हूँ, बट कैन ओनली होल्ड अ लिमिटेड अमाउंट। पर मेरे वॉलेट में ज़्यादा पैसा नहीं आ सकता, लिमिटेड ही नोट आ सकते हैं या सिक्के आ सकते हैं। फैट हाउएवर, फैट क्या है? फैट उस पैसे की तरह है जो हमारे बैंक अकाउंट में है। बैंक अकाउंट से निकालना मुश्किल है,
पर बैंक अकाउंट में पैसा बहुत है। मैं अपने बैंक अकाउंट से ज़्यादा पैसे एकदम से तो नहीं निकाल पाऊंगा, पर जब निकालूंगा तो मैं बहुत सारा निकाल सकता हूँ। सेम वे हमारे फैट सेल्स में भी है। लाइक द वॉलेट, ग्लाइकोजन फटाफट यूज़ हो जाता है एनर्जी के लिए। और पर अगर हम लिवर ग्लाइकोजन की बात करें तो वो धीरे धीरे रिलीज होगा, लिमिटेड सप्लाई मिलेगी। लाइक द बैंक अकाउंट की तरह ही फैट स्टोर्स कंटेन एंड बैंक अकाउंट की तरह ही हमारे जो फैट स्टोर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है और बहुत मुश्किल है उन्हें एक्सेस करना, उन्हें यूज़ करना बहुत मुश्किल है। द सिचुएशन ऑफ कोर्स पार्शियली एक्सप्लेन्स द डिफिकल्टी इन लूजिंग। यही एक कारण है कि फैट कम करना शुरू में बहुत मुश्किल लगता है। बिफोर गेटिंग मनी फ्रॉम द बैंक यू स्पेंड व्हाट्स इन योर वॉलेट फर्स्ट। बैंक से हमें पैसा मिलने लगे उससे पहले हम लोगों को अपने पर्स को खाली करना पड़ेगा। मैं अपने फैट सेल्स को यूज़ कर पाऊँ उससे पहले मेरे को अपना लिवर ग्लाइकोजन खाली करना पड़ेगा, समझे। बट यू डोंट लाइक हैविंग एन एम्प्टी वॉलेट। पर हम ये भी चाहते हैं कि हमारा बटुआ खाली ना हो, हमारा वॉलेट खाली ना हो। सो इन द सेम मैनर बिफोर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द फैट बैंक यू स्पेंड द एनर्जी इन द ग्लाइकोजन वॉलेट। आपको फैट बैंक से एनर्जी मिलने लगे उससे पहले हम लोगों को लिवर ग्लाइकोजन के वॉलेट को भी खाली करना पड़ेगा। सो यू कीप द ग्लाइकोजन वॉलेट फिल्ड। तो अपना ग्लाइकोजन वाला वॉलेट फिल रखना, भरा हुआ रखना। विच प्रिवेंट्स यू फ्रॉम एक्सेसिंग द फैट बैंक। अपना ग्लाइकोजन वाला वॉलेट भरा हुआ रखना ताकि आपकी बॉडी का आपका फैट सेल्स ना यूज़ कर पाए एकदम से। बट यू डोंट लाइक एन एम्प्टी ग्लाइकोजन वॉलेट, सो यू कीप द ग्लाइकोजन वॉलेट विच प्रिवेंट्स यू फ्रॉम एक्सेसिंग द फैट बैंक। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं, इससे पहले कि आप अपना फैट बर्न करना शुरू करो आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी और आपके एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ग्लाइकोजन डिप्लीट हो रहा है। लिवर ग्लाइकोजन के डिप्लीट होते होते ही ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। इफ़ यू कंटिन्यूअली रिफिल योर ग्लाइकोजन स्टोर, अगर आप अपना ग्लाइकोजन लगातार भरते रहोगे तो आप अपने फैट स्टोर्स को कभी यूज़ ही नहीं कर पाओगे। लिवर ग्लाइकोजन आपका भरता रहेगा तो अपने फैट सेल्स को आप कभी यूज़ ही नहीं कर पाओगे। व्हाट हैपन्स, अगर ऐसा होता है तो एक्सेस फैट जो मेरी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है डी नोवो लिपोजेनेसिस से, वो कहाँ जाएगा? ये जो नया फैट है ना, ये भी फैट सेल्स में ही जाके स्टोर होगा या फिर हमारे विसरल फैट्स पे जाके स्टोर होगा, अलग अलग ऑर्गन्स के अराउंड, एज सबक्यूटेनियस फैट। जस्ट लाइक सबक्यूटेनियस फैट, दो टाइप के फैट होते हैं। एक होता है जो मेरी स्किन पे है, ये वाला। एक होता है जो अंदर ऑर्गन्स के आसपास है, ये है सबक्यूटेनियस। ऑर्गन्स वाला है विसरल फैट। मैं अपने सबक्यूटेनियस फैट को, एक सेकेंड, पेज चेंज हो गया, जस्ट अ सेकेंड। इससे पहले आप अपना फैट बर्न करना शुरू भी करो, ठीक है, तो आप जितना भी एक्सेस खाओगे वो आपके विसरल सेल्स में जाके स्टोर हो जाएगा, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास भी जाके स्टोर हो सकता है, या फिर सबक्यूटेनियस फैट में स्टोर होगा या फिर लिवर में। 3 जगह में फैट जा सकता है, सबक्यूटेनियस स्किन वाला, विसरल फैट ऑर्गन्स वाला, या लिवर फैट, फैटी लिवर हो सकता है। नॉर्मल कंडीशंस में इंसुलिन लेवल ज़्यादा होने पर, हाई इंसुलिन लेवल्स एनकरेज शुगर एंड फैट स्टोरेज। इंसुलिन लेवल ज़्यादा होने पे हमारी बॉडी शुगर और फैट स्टोर करती है। लो इंसुलिन लेवल होने पे ग्लाइकोजन और फैट बर्निंग स्टोर होता है। लो इंसुलिन लेवल पे हमारा ग्लाइकोजन और फैट बर्न होना शुरू होता है। सस्टेन्ड लेवल ऑफ एक्सेसिव इंसुलिन विल टेंड टू इंक्रीज फैट स्टोरेज। लगातार बहुत लंबे समय तक अगर मेरा इंसुलिन स्पाइक करके मैंने रखा हुआ है तो मेरी बॉडी फैट बढ़ाएगी। एंड इम्बैलेंस बिटवीन द फीडिंग और फास्टिंग के बीच में अगर इम्बैलेंस हो गया तो भी इंसुलिन बढ़ाएगी, विच कॉजेज, जिसकी वजह से हमारा फैट बढ़ेगा और फिर आएगी ओबेसिटी। क्या इंसुलिन हार्मोन हो सकता है जो कि हमारा बॉडी वेट को रेगुलेट करता हो? क्या इंसुलिन वो हार्मोन हो सकता है जो हमारा सेट वेट में मैनेज कर रहा हो? क्या इंसुलिन ही एक कारण है हमारे मोटा होने का? इंसुलिन एंड बॉडी सेट वेट के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा होने वाला है, ऑलमोस्ट होने वाला है। इंसुलिन और बॉडी सेट वेट के बारे में पढ़ते हैं। ओबेसिटी कब डेवलप होती है? व्हेन द हाइपोथैलेमस ऑर्डर्स द बॉडी टू इंक्रीज फैट मास टू रीच द डिजायर्ड बॉडी सेट वेट। जब मेरा दिमाग मेरी बॉडी को बताएगा कि 90 kg पे पहुंचना है, अभी तुम 70 के ही हो, तो मेरी बॉडी अपना वेट बढ़ाएगी, राइट। पॉइंट ये आता है कि अवेलेबल कैलोरीज आर डाइवर्टेड। जितनी भी कैलोरीज मेरी बॉडी के पास अवेलेबल होंगी, मेरी बॉडी उन सबको भेज देगी मेरे को मोटा करने के पीछे, और लीविंग द बॉडी शॉर्ट ऑफ कैलोरीज, शॉर्ट ऑफ एनर्जी।
सारे सेल्स या सारी कैलोरीज मेरे को मोटा करने के पीछे लग जाएंगी, तो मेरी एनर्जी के लिए मेरे पास कैलोरीज कहाँ बचेंगी, अपने काम करने के लिए कैलोरीज कहाँ बचेंगी। बॉडीज रैशनल रिस्पॉन्स इज टू ट्राई टू गेट मोर कैलोरीज। उसके बाद इस वजह से जब सारी कैलोरीज मेरे को मोटा करने के पीछे भागने लगेंगी तो मेरी बॉडी में वो क्या सिग्नल देगी, अंकुर भूख लग रही है, एनर्जी कम है और खा। इस वजह से मैं और खाने लगता हूँ। फिर इट इंक्रीजेस द हार्मोनल सिग्नल्स ऑफ हंगर एंड डिक्रीजेस हार्मोनल सिग्नल्स ऑफ सैटिस्फैक्शन। ये भूख लगने वाले सिग्नल्स को बढ़ा देता है और भूख मिटाने वाले सिग्नल्स को सप्रेस कर देता है कि भूख नहीं मिटी और खाते रहो। वी कैन रेजिस्ट द अर्ज टू ईट। हम लोग एक हद तक खाने या इस भूख लगने की जो खाना खाने की जो मेरी इच्छा होती है ना, इसको मैं दबा भी सकता हूँ एक हद तक, बट कितना सप्रेस करूँगा मैं अपने आप को। वी कैन रेज द अर्ज एंड रिस्ट्रिक्ट अवर कैलोरी कंजम्पशन। मैं कॉन्शियस डिसीजन लेके एक बार को खाना छोड़ भी दूंगा, चलो, पर कितने लंबे टाइम तक। डूइंग सो विल थ्वाट द हाइपोथेसिस फॉर अ वाइल बट इट हैज़ अदर मीन्स ऑफ परसुएशन। अगर मैंने एक बार खाना छोड़ भी दिया तो थोड़ी देर के लिए हाइपोथैलेमस को मैं पागल भी बना दूंगा, पर मेरी बॉडी बहुत स्मार्ट है, मेरी बॉडी को मेरे से खाना खिलाने के बहुत तरीके हैं मेरी बॉडी के पास। एग्जाम्पल, द बॉडी कंजर्व्स कैलोरीज नीडेड फॉर फैट ग्रोथ। बॉडी अपनी एनर्जी खुद से बचाने लग जाएगी। कैसे? बाय शटिंग डाउन बाकी फंक्शन बंद करके बॉडी के, और जिस वजह से मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। या तो खाना देते रहो ताकि सारे सिस्टम चलते रहें, खाना कम किया तो एक एक करके सारे सिस्टम धीरे धीरे शट डाउन होने लग जाएंगे। इंक्रीज कैलोरीज एंड डिक्रीज कैलोरीज आउट। इंक्रीज कैलोरी इन, मैं खा ज़्यादा रहा हूँ, और डिक्रीज कैलोरीज आउट, ज़्यादा कैलोरी मेरे बॉडी से बर्न नहीं हो रही हैं। ईटिंग मोर एंड मूविंग लेस डज नॉट कॉज ओबेसिटी। इससे मोटे नहीं हो रहे हैं, बल्कि इंस्टेड इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ओबेसिटी। अभी बताया, अगर मैं मोटा हूँ तो मेरी बॉडी मेरी सारी कैलोरीज को मेरे मोटा करने पे भी लगा रही है। एनर्जी के लिए मेरे पास कैलोरीज नहीं, फिर मैं एनर्जी के लिए और खाने लगता हूँ। तो हम लोग ज़्यादा खा के मोटे नहीं हुए, मैं मोटा हो रहा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा खाता हूँ। हमेशा मैंने यही बोला सबको। बॉडी सेट वेट बहुत टाइटली रेगुलेट करती है मेरी बॉडी। मेरी बॉडी किस वेट पे रहेगी ये मेरी बॉडी बहुत अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करती है। ज़्यादातर लोगों का जो वज़न होता है वो लगभग ज़िंदगी भर सेम रहता है बड़ी होने के बाद से। इवन पीपल हु गेन वेट टेंड टू डू सो। इनफैक्ट जितने लोग वज़न बढ़ा भी रहे हैं उनका वज़न एकदम से नहीं बढ़ा, हर साल में खाली 1 या 1.5 kg बढ़ता है। दिस डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि बॉडी सेट वेट इज़ अनचेंजिंग। इसका ये मतलब नहीं है कि बॉडी सेट वेट बदला नहीं जा सकता। ओवर टाइम, समय के साथ हम लोग को ये भी पता चला है कि देयर इज़ ग्रेजुअल अपवर्ड रीसेटिंग। बॉडी का जो सेट वेट है ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है लोगों के लिए। लोग पतले हो ही नहीं रहे, सबकी बॉडी का सेट वेट ऊपर के ऊपर जाता जा रहा है, कुछ कम नहीं हो रहा है। द की टू अंडरस्टैंडिंग ओबेसिटी इज टू अंडरस्टैंड व्हाट रेगुलेट्स। हम लोग मोटे हो क्यों रहे हैं, हमारी बॉडी में मोटापा आ कैसे रहा है, ये समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारा बॉडी सेट वेट कौन रेगुलेट कर रहा है, हमारे बॉडी सेट वेट को कंट्रोल कौन करता है, बॉडी सेट वेट इतना ऊपर क्यों है और इसको नीचे कैसे लाया जाए। की रेगुलेटर ऑफ एनर्जी स्टोरेज एंड एनर्जी बैलेंस। इंसुलिन जो है वो हमारा की रेगुलेटर है हमारे एनर्जी स्टोरेज को, कौन सी एनर्जी कहाँ स्टोर होगी, और एनर्जी बैलेंस, एनर्जी कैसे मेंटेन करनी है। एंड इसी वजह से इट इज़ द ऑब्वियस सस्पेक्ट एज द बॉडी सेट वेट रेगुलेटर। इसी कारण से इंसुलिन को ऑब्वियसली एक सस्पेक्ट माना जाता है। इंसुलिन पे शक सबसे पहले जाता है हम लोगों को मोटा करने के लिए। अगर इंसुलिन ओबेसिटी, अगर इंसुलिन मोटापा कर रहा है लोगों को, या इंसुलिन लोगों को मोटा कर रहा है, तो इट मस्ट डू सो प्रीडोमिनेटली थ्रू इट्स इफेक्ट इन द ब्रेन। इंसुलिन अगर लोगों को मोटा कर रहा है तो इंसुलिन को इसके लिए हमारे दिमाग पे भी असर करना चाहिए ताकि हम मोटे हो जाएं। ओबेसिटी इज कंट्रोल्ड। ओबेसिटी कहाँ कंट्रोल होती है? ओबेसिटी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल की जाती है, पूरी बॉडी का सेट वेट सेट करने में, ना ही सिर्फ पेरीफेरी में, एंड पे नहीं, पूरी बॉडी पे कंट्रोल होता है। इन दिस हाइपोथेसिस हाई इंसुलिन लेवल्स इंक्रीजेस द बॉडी सेट वेट। इंसुलिन बढ़ाने से बॉडी का सेट वेट हाई हो सकता है। सर्टेनली इंसुलिन रिस्पॉन्स डिफर्स ग्रेटली बिटवीन लीन एंड। किसकी बॉडी का इंसुलिन रिस्पॉन्स कैसा है ये अलग अलग लोगों का अलग अलग रहेगा हमेशा। चूज ओबीज पेशेंट्स टेंड टू हैव। जो लोग मोटे हैं उनका नेचुरली फास्टिंग इंसुलिन लेवल हाई है। ओबीज लोगों का दे टेंड टू हैव हायर फास्टिंग इंसुलिन लेवल। उनका सुबह सुबह फास्टिंग इंसुलिन काफ़ी ऊपर आता है। साथ ही साथ इंसुलिन रिस्पॉन्स भी एग्जैजरेट हो चुका होता है। इंसुलिन के लिए कुछ खास रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती बॉडी।
इट इज़ पॉसिबल दैट दिस हार्मोनल एक्टिविटी लीड्स टू वेट गेन। ये माना जा सकता है कि इस एक्टिविटी से हमारा मोटापा बढ़ता है। पतले और मोटे लोगों में इंसुलिन रिस्पॉन्स कैसा होता है? ऊपर वाला ग्राफ मोटे लोगों का है, नीचे वाला पतले लोगों का है। ऊपर वाला ग्राफ मोटे लोगों का है, नीचे वाला पतले लोगों का है। मोटे लोगों में इंसुलिन का रिस्पॉन्स पहले 1 घंटे तक, नंबर ऑफ आवर्स, पहले 1 घंटे तक इंसुलिन का रिस्पॉन्स मोटे लोगों में ज़्यादा अच्छा था, उसके बाद कम होने लग गया। और पतले लोगों में इंसुलिन का रिस्पॉन्स था ही नहीं ज़्यादा। तो अब एक सवाल उठता है कि क्या इंसुलिन हम लोगों को मोटा कर रहा है? दैट क्वेश्चन इज द की टू हार्मोनल। ये जो सवाल है कि क्या इंसुलिन हमें मोटा कर रहा है, ये हमारा बेसिक है, ये हमारा बेसिकली स्टोन है, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, कोई नई बिल्डिंग बनती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, फाउंडेशन स्टोन, राइट, ठीक है। ये उस नींव का पत्थर है हमारी हार्मोनल मॉडल ऑफ ओबेसिटी के लिए, कि क्या इंसुलिन हम लोगों को मोटा कर रहा है। इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में बताएंगे, क्योंकि अगला चैप्टर पूरा ही सिर्फ इंसुलिन के बारे में है। एक चीज़ और, हम लोगों का रस्ट फिटनेस सिर्फ मेनली एजुकेशन, वो भी राइट एजुकेशन पे बिलीव करता है। हम लोग कोशिशें कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारी वीडियोस के नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहता है। हमारे उस लिंक पे जाके आप अपने फ्रेंड्स को या अपनी फैमिली वालों को उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हो। हमारी वीडियोस का लिंक उसमें आता रहता है, हमारे अगले सेशंस के बारे में पता लगता रहता है, हमारी वीडियोस के बारे में पता लगता रहता है। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज, हमारा फेसबुक पेज, आपको सारे लिंक्स उसमें मिलेंगे। प्लीज़ वीडियो के नीचे के डिस्क्रिप्शन को पढ़ें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड लक।